हाँ तो बच्चों, अब हम मॉर्निंग शिफ्ट के फिजिक्स पेपर के क्वेश्चन नंबर 10 से आगे स्टार्ट कर रहे हैं। ए गैस अंडरगोज ए thermodynamic process from P1 V1 T1 to P2 V2 T2 for a given process PV power 3/2 कांस्टेंट, फाइंड द वर्क डन बाय गैस। तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का क्वेश्चन है, पीवी की पावर x कांस्टेंट, इसको हम पॉलीट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं। और इस प्रोसेस में वर्क डन बाय गैस का हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं, W इज इक्वल टू P2V2 माइनस P1V1 अपॉन 1 माइनस x। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी याद रखते हैं, NR डेल्टा T NR T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस x। ठीक है बेटा। और अब हम NR T2 को रिप्लेस कर दो फिर इसमें, जिसको ये भी जो याद है, तो NR T2 को हम लिख सकते हैं P2V2 इस तरह से, और NR T1 को हम लिख सकते हैं P1V1। ठीक है, तो जिसको ये फॉर्मूला याद है, P2V2 माइनस P1V1 अपॉन 1 माइनस x। अब P2V2 माइनस P1V1 तो वही आएगा, यहाँ x की वैल्यू हमें 3/2 गिवन है, x इज इक्वल टू व्हाट 3/2। बस कुछ नहीं था, यहाँ पर हमें x की वैल्यू को 3/2 पुट करना था, 1 माइनस 3/2, तो नीचे माइनस 1/2 मिलेगा बेटा। तो ये माइनस 1/2 से 2 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा P1V1 प्लस करेंगे ना तो P2V2, इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 में है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इफ इमेज इज 3 टाइम्स वर्चुअली मैग्नीफाइड। इसका मतलब 3 टाइम्स वर्चुअली मैग्नीफाइड, 3 टाइम्स वर्चुअली मैग्नीफाइड कॉन्वेक्स लेंस है और 3 टाइम्स वर्चुअली मैग्नीफाइड है, तो रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज यहाँ बनेगी। ठीक है बेटा, इन्होंने कहा है वर्चुअली मैग्नीफाइड, तो रियल ऑब्जेक्ट यदि हम यहाँ रखते हैं तो 3 टाइम्स इमेज बनेगी बेटा, उसको हम कहेंगे यहाँ वर्चुअल इमेज पीछे बनेगी। तो इस डिस्टेंस को यदि मैं x कहूँ, जैसे हम कहें ना m इज इक्वल टू वी बाई यू इज इक्वल टू वॉट, ये इरेक्ट भी होती है, तो इरेक्ट होती है तो हम इसको 3 लिख देंगे, तो v इज इक्वल टू वॉट 3u हो जाएगा बेटा। तो u को मैं कह देता हूँ माइनस एक्स, तो u यदि माइनस एक्स होगा ना बेटा, तो v जो होगा वो माइनस ऑफ 3x हो जाएगा यहाँ पे। तो ये माइनस 3x, क्योंकि लाइट इस तरफ जा रही है तो ये प्लस डायरेक्शन है। ठीक है, तो अब इनके बीच का डिस्टेंस भी हमें गिवन है एक्चुअली, तो x हमें मिल जाएगा। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है 20, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट। तो ये डिस्टेंस जो होगा वो 2x होगा, और 2x को हमें कहा गया है 20, तो x को हम कह सकते हैं बेटा 10, x का वैल्यू हमें मिलेगा 10। और अब हम मिरर लेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, ये हो गया 30, लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू व्हाट 1/f। v को हम कह देते हैं 30 माइनस, और u को हम कहेंगे माइनस 10, एंड इट इज इक्वल टू 1/f। तो इट विल बी इक्वल टू 1/10 माइनस 1/30। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 23/30, तो इट विल बी व्हाट 1/3/30 एलसीएम ले लेते हैं, तो इट विल बी व्हाट 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इज व्हाट 2/30, और 2/30 का मतलब हो गया फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर आ गया बेटा। फोकल लेंथ 1/f की जो वैल्यू आई है वो 2/30 है, तो f की जो वैल्यू होगी वो 30/2, तो 30/2 मीन्स 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर होगी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ। ठीक है बेटा, ऐसे सवाल कई बार इस बार जो है वो पूछ चुके हैं जेईई मेन में, हर क्वेश्चन ऑप्टिक्स का इसी तरह का आया है। क्वेश्चन नंबर 13, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन एज x इज इक्वल टू 6t³ माइनस t स्क्वायर माइनस t। ये इक्वेशन है बेटा, है ना। फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेशन बिकम्स 0। तो देखो पहले इसका वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो dx/dt से, तो ये जो वेलोसिटी होगा ये होगा 18t² माइनस 2t माइनस 1। ठीक है, और एक्सेलरेशन होगा dv/dt, और dv/dt से हमें मिल जाएगा 36t माइनस 2। अब हमें कहा है व्हेन एक्सेलरेशन 0, व्हेन एक्सेलरेशन 0 मतलब 36t माइनस 20, तो t बराबर 1/18, और t बराबर 1/18 का हमें स्पीड बताना है, तो स्पीड की इक्वेशन को फिर से लिख लेते हैं। दिस इज 18t²
माइनस 2t माइनस 1, इसमें 1/18 पुट कर देते हैं, 1/18 बेटा पुट कर देते हैं, तो ये आएगा 2 इंटू 1/18 माइनस 1। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये एक 18 कैंसिल होगा, तो इट विल बी माइनस 1/18 माइनस 1 बचेगा वेलोसिटी सॉल्व करने के बाद, तो इट इज माइनस 19/18। तो जो स्पीड का आंसर है वो 19/18 हमें मिलेगा। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो है वो माइनस 19/18 मीटर पर सेकेंड होगी और स्पीड ऑफ द पार्टिकल 19/18 मीटर पर सेकेंड होगी। तो यदि क्वेश्चन में, मेमोरी बेस्ड पेपर है, क्वेश्चन में यदि वेलोसिटी पूछा है तो हमें माइनस 19/18 मीटर पर सेकेंड कहेंगे, और यहाँ जो लिखा है फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेशन बिकम 0, तो फिर ये होगा 19/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम आंसर कहेंगे, आंसर 2 या 3 होगा। यदि स्पीड पूछा है तो 2 होगा और वेलोसिटी पूछा है तो 3 होगा, ठीक है बेटा। पावर इन जीनर डायोड इज 20 मिलीवॉट। इस जीनर डायोड का पावर हमें दे रखा है 20 मिलीवॉट। तो हम एक बात जानते हैं, पावर का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला ये कहता है P इज इक्वल टू VI। तो जीनर डायोड पर करंट हमें पता चल जाएगा क्योंकि वोल्टेज गिवन है, पावर 20 मिलीवॉट और वोल्टेज 5 वोल्ट, तो I जीनर डायोड हमें मिल जाएगा। I जीनर डायोड जो है वो 4 मिली एम्पियर हो जाएगा बेटा। तो ये जो करंट है ये 4 मिली एम्पियर हो गया, ठीक है। इसमें 5 किलो ओम और इसके वोल्टेज, तो जीनर डायोड के पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है उसके वोल्टेज 5 वोल्ट ही होंगे, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसमें भी हमें करंट पता चल जाएगा। इस रेजिस्टेंस 5 किलो ओम का जो करंट होगा, 5 किलो ओम का जो करंट होगा वो होगा 5 वोल्ट अपॉन 5 किलो ओम। तो ये जो करंट है ये 1 मिली एम्पियर मिल जाएगा बेटा। तो यहाँ से इस तरफ 1 मिली एम्पियर करंट गई है जो 5 किलो ओम में जा रही है, और ये 4 मिली एम्पियर है, तो यहाँ जो करंट है बेटा वो 5 मिली एम्पियर हो जाएगा दोनों के एडिशन के बराबर। तो इस जो RS रेजिस्टेंस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, RS रेजिस्टेंस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा वो I इंटू RS हो जाएगा, और I का वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 5 मिली एम्पियर, और RS हमें पता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हम जानते हैं कि ये सीरीज में लगे हुए हैं इसके साथ, तो 5 वोल्ट जो है वो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है ना। तो ये 8 है और ये 0 है, ये 5 है, तो ये जो RS पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो 8 माइनस 5 के बराबर है, मतलब 3 वोल्ट के बराबर है। तो 3 इज इक्वल टू 5 मिली एम्पियर इंटू RS। तो RS का वैल्यू हम यहाँ से पता कर सकते हैं 3/5 इंटू 10⁻³ सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 3000/5 ओम, जिसे हम कह सकते हैं 600 ओम। तो जो RS रेजिस्टेंस है उसका जो वैल्यू है वो 600 ओम के बराबर है। जीनर डायोड का क्वेश्चन कंसिस्टेंसी से हर एग्जाम में सेम टाइप का लगभग आता रहता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15, ए बुलेट ऑफ मास 10⁻² kg मूविंग विद स्पीड 2 इंटू 10⁻², मतलब 200 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं, और इसका जो मास है वो 10⁻² kg है। ये बुलेट के लिए कहा गया है, ठीक है बेटा। इट हिट्स ए बेलास्टिक पेंडुलम, बेलास्टिक पेंडुलम को हिट करती है, इसका मतलब पेंडुलम यहाँ है, ये एक बेलास्टिक पेंडुलम है, इसका मास भी गिवन है 1 kg हॉरिजॉन्टली एंड गेट्स एम्बेडेड इन इट, इसके अंदर जाके एम्बेड हो जाती है। तो फिर ये कॉमन वेलोसिटी अचीव कर लेंगे आफ्टर इम्पैक्ट, जो है ये एक कॉमन वेलोसिटी जाएंगे और मास हो जाएगा m+m, m बुलेट प्लस m। तो सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन तो लिखना ही है, वेलोसिटी निकालनी है। हमें पूछा है फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द सिस्टम, तो पहले लिखेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन, P इनिशियल इज इक्वल टू बेटा P फाइनल। तो इनिशियली जो बैलिस्टिक पेंडुलम है वो रेस्ट पर है, तो हम कह सकते हैं इनिशियल मोमेंटम तो बुलेट के पास है, तो बुलेट का मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ बुलेट प्लस पेंडुलम इनटू v डैश। तो जो हमें v डैश मिलेगा वो mv/m+m मिल जाएगा। ये हम पुट कर देते हैं, mv की वैल्यू है 200 इंटू 10⁻², और मास जो है वो है 1 + 10⁻² टोटल मास, तो ये लगभग 1 ही कह देते हैं,
तो इट इज व्हाट ऑलमोस्ट नियरली इक्वल टू 2। इसको मैं कह सकता हूं 2/1 + 10⁻⁻², जिसे हम नियरली 2 के बराबर ही लिख सकते हैं, 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ जो कंबाइंड मास है उसकी नियरली वेलोसिटी कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा। अब आपसे कहा अब ये कंबाइंड मास यहाँ ऊपर की तरफ जाएगा, तो हमसे पूछा ये कितना ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं कि इसके पास जो इनिशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, क्योंकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी कंजर्वेशन से लिख सकते हैं। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को हम कह सकते हैं हाफ m + m। m + m की जो वैल्यू है वो हम कैपिटल M के लगभग बराबर लिख सकते हैं इंटू v²। और मास मतलब हम m + m को ऑलमोस्ट जो है वो, या m + m भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, m + m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाफ m + m इंटू v² बराबर m + m इंटू GH, बस ये लिखना है। तो m + m बेटा क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन में कैंसिल हो जाएगा, तो हम h को कह सकते हैं v²/2g। अब v हमारा अप्रोक्सीमेट है, ध्यान रखना है थोड़ा सा, v का वैल्यू 2²/2 इंटू 10, तो अप्रोक्सीमेटली इसका जो आंसर हो जाएगा 0.2 मीटर आ जाएगा बेटा। 0.2 मीटर के नजदीक जो ऑप्शन है वो है 0.196 मीटर। ओके, तो 0.196 इज द आंसर। स्टैंडर्ड सवाल है, हर बुक में मिल जाएगा बैलिस्टिक पेंडुलम और कोलिजन का। ये भी एक स्टैंडर्ड सवाल है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग रेगुलर हेक्सागन ऑफ वायर ऑफ साइड लेंथ a। तो हेक्सागन की साइड दे रखी है। अब हेक्सागन में हमें पता है ये टोटल एंगल 60 डिग्री का होगा, तो ये हाफ हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें क्या है, एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हम जानते हैं कि सारे वायर्स का मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर सेम ही होगा, तो हम कह सकते हैं कि जो बी नेट होगा वो 6b के बराबर होगा। मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड लिखने के लिए हमें पता है करंट इसमें यदि आई है तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है बेटा हमें। तो ये एंगल 30 डिग्री है बेटा, इस डिस्टेंस को d मान लेते हैं। और ये जो हमें पता है, ये डिस्टेंस हमें पता है a/2, ठीक है बेटा। तो यहाँ से हम tan 30 लिख लेते हैं। tan 30 जो है, tan 30 इज इक्वल टू a/2/d। तो बेटा d की वैल्यू जो हमें मिलेगी, दिस इज √3a/2, ये हमें चाहिए बस। बाकी एक वायर के, फाइनाइट वायर के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, वो होगा 6μ0I/4πr। r की जगह ये आएगा बेटा d, ठीक है। और sin 30 + sin 30, यहाँ पे sin θ1 sin θ2 दोनों की वैल्यू 30 है, तो ये हो गया 1। तो हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया 6μ0I/4πd, और d की वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर, है ना। तो ये आंसर यहाँ लिख लेता हूँ मैं, 6μ0I/4π, और d की वैल्यू को रिप्लेस करके लिख दो √3/2a। तो दिस इज √3/2a, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 12/4 मतलब 3, तो 3μ0I अपॉन पाई √3a, और √3 भी कैंसिल होके ऊपर √3 आ जाएगा, तो आंसर हो गया √3μ0I अपॉन पाई a। और √3μ0I अपॉन पाई a हमें किस ऑप्शन में दिया है, ये 4th ऑप्शन में है बेटा। तो 4th इज द करेक्ट आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। द लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम और इफ इट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सरफेस। तो वैसे हम सब लोग जानते हैं कि यदि अर्थ की सरफेस पे प्लेस करते हैं तो सेकंड पेंडुलम का जो लेंथ होता है वो लगभग 1 मीटर होता है, लेकिन इसे प्लेस कर दिया सरफेस से 2r हाइट पर। तो ये r है और ये h भी है जो 2r है। तो सबसे पहले हमें g कैलकुलेट करना है, क्योंकि gh जो होगा ना बेटा ये बदल जाएगा हाइट पे, तो फिर सेकंड पेंडुलम की लेंथ भी बदलनी होगी। तो ये होगा gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। तो gm अपॉन r प्लस h मतलब 2r, तो इट इज व्हाट gm अपॉन 9r स्क्वायर, मतलब ये g सरफेस अपॉन 9, g/9 हो जाएगा। अब
सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड ही रखना है, वो कहीं भी किसी प्लेनेट पे चला जाए ऐसा कहेंगे हम। सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड तो डिफाइन होता है, तो इट विल बी 2 सेकंड। तो हम कहेंगे 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी एच। ठीक है बेटा, तो यहाँ टाइम पीरियड की वैल्यू तो 2 सेकंड है, ये 2 पाई है, और ये जो एल है ये जी एच। जी एच को मैं कह सकता हूं जी सरफेस और डिवाइडेड बाई 9। ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं, तो जी सरफेस की वैल्यू हम सब जानते हैं 10 होती है, तो 2 बराबर 2, या इसको स्क्वायर कर दो बेटा, इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो इसका स्क्वायर करने पे मिलेगा 4 बराबर 4 पाई स्क्वायर एल इंटू 9 अपॉन जी सरफेस। अब जी सरफेस को हम लगभग पाई स्क्वायर, ये अच्छा है इस तरह से दे रखा है, हमें इसमें एल का वैल्यू चाहिए, तो एल का वैल्यू हमें मिल जाएगा यहाँ से। एल इज व्हाट, जी सरफेस को 10 पुट कर देते हैं फिर, तो एल की जो वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगी दैट इज 4 इंटू जी सरफेस डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 9, ये होगा। अब 4 तो कैंसिल हो गया, जी सरफेस को 10 लिख देते हैं, 10 अपॉन 9 पाई स्क्वायर, ये हमें आंसर मिल गया। और हमें दे रखा है 10 अपॉन एक्स पाई स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो x की वैल्यू हमें 9 के बराबर मिल गई, तो x इज इक्वल टू बेटा 9 हो जाएगा आंसर, x विल बी 9, 9 सेकेंड ऑप्शन में है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल ऑफ मास डेंसिटी 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर आर कनेक्टेड बाय इंडिविजुअल स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। तो मुझे पढ़ने से लग रहा है कि ये सवाल एनसीईआरटी का है, और कॉमन पॉइंट एंड द सिस्टम इज प्लेस्ड इन एयर इफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग डज नॉट चेंज व्हेन डिप्ड इन द वाटर। तो ये हमारे सीट में भी है, एनसीईआरटी में भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैट्स में, कि दो चार्ज हैं जो स्ट्रिंग से सस्पेंडेड हैं, अलग अलग दो स्ट्रिंग से सस्पेंडेड हैं। पहले जब ये एयर में हैं तो एयर में ये चार्ज करने पर थोड़ा रिपेल होकर कुछ डिस्टेंस पर आ जाएंगे, इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं x, और ये एंगल कह देते हैं थीटा, ये l ये l। ठीक है, तो आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल है, इनका चार्ज भी सेम है, मास भी सेम है। तो अब इस पूरे एंटायर सिस्टम को हमने वाटर में डिप कर दिया है, और वाटर में डिप करने के बाद भी ये स्ट्रिंग्स का एंगल चेंज नहीं होता है। तो ये वाटर में बेटा डिप नहीं करेंगे तो भी एंगल चेंज नहीं होता। हम सब लोगों के क्लास नोट्स में भी मिल जाएगा ये लगभग, जो मैं तो इसको क्लास में करवाता हूँ, लेकिन जैसे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, सीट का एग्जाम्पल है, इम्पोर्टेंट भी है, इस तरह के किसी भी क्वेश्चन करने के लिए ये क्वेश्चन करना तो जरूरी है। तो यहाँ पर एफबीडी में थोड़ा चेंज हो जाएगा, एंगल चेंज नहीं होगा, तो स्ट्रिंग भी सेम है, लेंथ भी सेम है, चार्ज भी सेम है। तो एफबीडी में क्या चेंज होगा वो देख लेते हैं, कि देखो यहाँ पर एक फोर्स जो लगेगा वो mg लगेगा, ठीक है बेटा, और एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इस तरफ लगेगा, जिसको हम के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर कह सकते हैं, और एक स्ट्रिंग में टेंशन। ठीक है बेटा, ये एयर वाला एफबीडी है। अब ये इक्विलिब्रियम पर है, तो ये एंगल हम कह सकते हैं थीटा, एफ नेट 0 है तो हम कहेंगे टी कॉस थीटा जो है वो mg के बराबर होगा, और टी साइन थीटा जो इस तरफ वाला कंपोनेंट है वो के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं और टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और टी कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो हम कह सकते हैं mg। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो टेन थीटा की जो वैल्यू है वो के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर mg होगी। ठीक है बेटा, उस तरफ। अब जब हम पानी में इसको सबमर्ज कर देते हैं तो इसके एफबीडी में क्या चेंज हो जाता है, देखिए कि ये mg वही रहेगा, लेकिन एक बायोंसी फोर्स ऊपर होगा वाटर में डिप करने पर। ठीक है, इसकी डेंसिटी हमें गिवन है, और ये एक टेंशन जो है वो रस्सियों में फिर चेंज हो जाएगा, तो टी डैश लिख लेते हैं। एंगल में कोई चेंज हुआ नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी चेंज हो जाएगा, कि एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होगा वो होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लेकिन इसमें नीचे जो है ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा एप्सिलॉन आर। क्वेश्चन में हमें वही पूछा होगा, फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है एप्सिलॉन आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्मूले के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ये कंपोनेंट होगा टी डैश का वो मैं लिख देता हूँ, टी डैश का इधर वाला कंपोनेंट टी डैश साइन थीटा हो जाएगा, और टी डैश का इधर वाला कंपोनेंट टी डैश कॉस थीटा हो जाएगा। तो अब जब हम इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस बनाएंगे
तो उसमें दो चेंज हो गए, एक वर्टिकल वाले में एक हॉरिजॉन्टल वाले में। तो मैं यहाँ लिखता हूँ टी डैश कॉस थीटा प्लस बायोन्सी फोर्स है जिसको मैं इक्वल टू के उधर लिख देता हूँ, तो इट विल बी एम जी माइनस एफ बी। और टी डैश साइन थीटा जो है इसमें भी एक चेंज हो गया है, के क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन आर नीचे आ गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू डिस्टेंस जो है वो सेम ही है एक्स स्क्वायर, क्योंकि जब एंगल चेंज नहीं हुआ है, रस्सियों की लेंथ चेंज नहीं हुई है, तो डिस्टेंस सेम ही होगी। तो इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो फिर से हमें सेम टेन थीटा आ जाएगा। तो जो टेन थीटा है बेटा उसको मैं लिख रहा हूँ, टेन थीटा को हम यहाँ से लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टेन थीटा इज इक्वल टू, इस तरफ ही लिखता हूँ, टेन थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर ऊपर ही होगा अपॉन नीचे एप्सिलॉन आर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर भी होगा और एम जी की जगह हो जाएगा एम जी माइनस एफ बी। इस तरह से इन दोनों को इक्वेशंस को डिवाइड करके हम रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। अब ये दोनों सेम हैं, दोनों टेन थीटा सेम है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं। और यदि ये इक्वल हैं इसका मतलब देखो के क्यू स्क्वायर सेम है, एक्स स्क्वायर भी सेम है। तो ये इक्वल तभी होगा जब ये एम जी नीचे वाले डिनोमिनेटर के बराबर होगा। तो हम इन्हें ढंग से इक्वल करेंगे तो हमें मिलेगा एम जी एप्सिलॉन आर एम जी माइनस एफ बी, इस तरह से हमें रिजल्ट मिलेगा। तो यहां से हमें एप्सिलॉन आर की वैल्यू मिल जाएगी और एफ बी को, एम जी माइनस एफ बी को हम लिख सकते हैं एम जी इंटू वन माइनस रो लिक्विड बाई रो ऑब्जेक्ट, ऐसा भी लिख सकते हैं। वेट इफेक्टिव हम सब लोग जानते हैं, तो फॉर्मूला एफ बी का लिख के हम इसे कन्वर्ट कर लें, एम जी से एम जी कट जाएगा, तो यहां से हमें एप्सिलॉन आर का वैल्यू मिल जाएगा रो ऑब्जेक्ट अपॉन रो ऑब्जेक्ट माइनस रो लिक्विड में क्या है, रो वाटर। अब रो ऑब्जेक्ट हमें 1.5 गिवन है, बस कहीं किसी बुक में इसका डेटा जो है वो 2 सेट कर रखा है, कहीं पे एप्सिलॉन आर का वैल्यू 3 सेट कर रखा है। तो यहाँ सॉल्व करने पे हमें 3 मिल जाएगा। रो ऑब्जेक्ट इज 1.5, इट इज 1.5 माइनस 1, तो नीचे हमें क्या मिल गया 1.5 माइनस 1, तो नीचे 0.5 हो गया। तो 1.5 अपॉन 0.5 डिवाइड करके हमें आंसर क्या मिल जाएगा बेटा 3। तो ये जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 3 इज द आंसर, जो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है। तो ये क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी में भी सॉल्व किया हुआ है। वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज चेंज फ्रॉम सी टू 4C इन एलसी सर्किट। तो एलसी सर्किट जो है उसमें द वैल्यू ऑफ न्यू इंडक्टेंस इफ ओरिजिनल इंडक्टेंस वाज एल, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। तो ये कह रहे हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम जानते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हम ये निकालते हैं एक्सएल बराबर एक्सी से, और भी तरह से निकाल सकते हैं, ये एसी सर्किट में निकालते हैं, फॉर्मूला सेम ही आता है एल ओमेगा और 1 बाई सी ओमेगा। तो ओमेगा बराबर 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, ठीक है ना। एल सी डीसी सर्किट में भी कैलकुलेट करेंगे तो ओमेगा का फॉर्मूला यही आएगा 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। अब ये कह रहे कि एल सी सेम है तो इसका मतलब L1 C1 बराबर वॉट L2 C2। तो म्यूचुअल इंडक्शन इनिशियल जो है वो क्या है L, तो L, और कैपेसिटेंस को C से 4C कर दिया है, तो ये इनिशियल C L2 पूछा है और ये क्या कर दिया बेटा 4C, तो L2 का वैल्यू हमें मिल जाएगा L/4। तो L/4 इज द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है ना। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालने, सेंटर ऑफ मास से इस पेपर में हमें 2 क्वेश्चन मिल गए, पर ये क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट निकालने में कोई खास बात नहीं है। 3 पार्टिकल हैं, तीनों का मास क्या है 2m, तो xcm का फिर फॉर्मूला लगा देते हैं m1x1 प्लस, इसी तरह से ycm का भी लगा देंगे m1y1, है ना, सेम टाइप से m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। सिमिलरली YCM का फॉर्मूला भी हम लिख देंगे m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3। वैसे जिस तरह का डेटा है दोनों कोऑर्डिनेट हमें सेम ही मिलने वाले हैं m3, ठीक है ना। तो 2m x कोऑर्डिनेट 0, ओके, प्लस 2m x कोऑर्डिनेट 4 प्लस 2m x कोऑर्डिनेट फिर से 0, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है बेटा 0, तो डिवाइडेड बाई टोटल मास 6m। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4/3। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट भी पुट कर देते हैं, y कोऑर्डिनेट में इसका 0 है, देखो इसका भी y कोऑर्डिनेट 0, तो इसी का y कोऑर्डिनेट आएगा, तो एक 0, दूसरा भी 0 और तीसरा 2m इंटू 4 और डिवाइडेड बाई
6m। तो सॉल्व करने पर ये भी हमें मिलेगा 4/3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी 4/3, 4/3। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।